हेलो स्टूडेंट्स, मैं माय नेम इज़ यश श्रीवास। आपको पता है मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बनाने के लिए बोला था। ये डिटेल वीडियो कॉन्स्टिट्यूशन पे है। उससे पहले मैं आपको एक बहुत अच्छे सा प्यारा सा नॉलेज देना चाहता हूँ कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है या नहीं भी पूछे तो भी आपको नॉलेज होना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था उसमें 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट थे। जितने भी आर्टिकल थे वो 22 पार्ट में डिवाइडेड थे और 9 शेड्यूल्स भी अलग से उसमें इंक्लूड किया गया था। 9 शेड्यूल भी थे उसमें, है ना। तो यहाँ पास मैं आपको पहले समझा रहा हूँ कितने आर्टिकल जो उस वक्त में ओरिजिनल जितने आर्टिकल थे 395, उतने आर्टिकल को जिस आर्टिकल में आज तक सिर्फ संशोधन ही किया गया है, अमेंडमेंट ही किया गया है, तो कम्प्लीटली तो चेंज नहीं बोल सकते। तो वही आर्टिकल है क्योंकि वो चेंज हो नहीं सकता क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। तो वो वही आर्टिकल है, उसी आर्टिकल को आपको डिटेल में समझाना चाहता हूँ मैं। तो वो आर्टिकल कैसे है, कितने पार्ट्स में है और किस पार्ट में क्या क्या बातें कही गई है, वो सबको हम ध्यान से इसमें स्टडी कर सकते हैं। एक और नॉलेज आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी तक में 2024 तक में ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल में एक 105th टाइम्स अमेंडमेंट हो चुके हैं। और इस अब तक के अमेंडमेंट में 448 आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल 395 थे वो इंक्रीज़ हो गया 448 आर्टिकल हो गए हैं। जिसमें जो पार्ट 22 थे वो अब 25 पार्ट में डिवाइड करके उसे समझा रहा है वो आर्टिकल्स को। और जो फ्रेमर्स है उसको और अच्छे से डिवाइड किए हैं। 12 शेड्यूल, जो कि 9 शेड्यूल था पहले, वो 12 शेड्यूल हो गया है। तो यहाँ पास मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि आर्टिकल में, किस आर्टिकल में कहाँ तक में, कितने आर्टिकल में किस किस सब्जेक्ट पे बात की गई है और कितने पार्ट हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले देखिए आर्टिकल 1 से लेके 4, ये आर्टिकल 1 से लेके 4 जो कि पार्ट 1 में इंक्लूडेड है। कौन से, किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 1 में इसको इंक्लूड किया गया है। कौन कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 1 और 4, जिसमें क्या सब्जेक्ट पे बात कही गई है, तो उसमें कही गई है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, हमारे देश की यूनियन और टेरिटरीज के बारे में इसमें डिस्क्राइब किया गया है, डिटेल में डिस्कस और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया गया है। और साथ ही साथ अगला आर्टिकल में जाते हैं हम। अगला आर्टिकल 5th आर्टिकल से 11th आर्टिकल, जो पार्ट सेकंड है, अगला पार्ट है जो सेकंड पार्ट है, वो कितने उस पार्ट में वो कितने आर्टिकल कैरी करता है, तो वो सेकंड पार्ट है जो कि सिटीजनशिप को डिस्क्राइब करता है। वो कंटेन करता है 5 आर्टिकल, 5 से लेके 11 तक के आर्टिकल को उसमें कैरी करता है। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट 3, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ और भी आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि फंडामेंटल राइट है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लाई करता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेके 35 के बीच में है। जिसमें हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट हम लोग को दिया गया है ना, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, राइट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, जितने भी फंडामेंटल राइट हमको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड हुए हैं वो सब के सब कहाँ पास दिए गए हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में वो सारे डिस्कस किए गए हैं और इंक्लूड किए गए हैं। और वो सारे आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में हैं, जिनमें 6 राइट्स आपको दिए गए हैं जो कि फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। जो कि अगर हिंदी मीडियम वाले लोग को समझने में दिक्कत हो रही होगी तो मैं इसको डिटेल में ही बता सकता हूँ। और आगे है आर्टिकल 36 से लेकर 51। तो अच्छे से सुनो मेरे स्टूडेंट्स, प्यार से बता रहा हूँ आप लोगों को, इसको रिमेंबर कर लो। जो आर्टिकल 36 है और आर्टिकल 51, मतलब आर्टिकल 36 से लेके जितने भी आर्टिकल होंगे 51 तक के, वो सब में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी दिया गया है। मतलब स्टेट के लिए पॉलिसीज़ जो बनाई गई है कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स के द्वारा, उसको डायरेक्शन दिया गया है और डायरेक्टिव्स प्रिंसिपल्स प्रोवाइड की गई है। इन शॉर्ट डिस्कस किया गया है स्टेट पॉलिसीज़ के बारे में। ओके, या फिर आपको इस पे स्टेट पॉलिसी कैसे वर्क करेंगे या कैसे उसको डायरेक्शन दिया गया है कि कैसे उन्हें वर्क करना चाहिए। और उसके बाद अब टाइम आ जाता है 1976 का। अब 1976 आप बिल्कुल दिमाग में याद कर लीजिए। देखिए ये सब चीज़ ना भूलने लायक चीज़ नहीं है, ये सब चीज़ अपने आप याद रहता है। अब देखो मेरे को भी बिल्कुल भूला नहीं जाता ये। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको डिटेल में। देखो एक समय आता है 1976, है ना। ये 1976 खास क्यों हो जाता है? तो इस दिन हम लोग का जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया। अब ये फंडामेंटल क्या ड्यूटीज़ है भाई? अरे भाई, जब हम लोग को बाकी चीज़ें और भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करा दी गई है तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है? असल में ये जो एक फंडामेंटल ड्यूटी जो एक नागरिक के लिए एक कर्तव्य होता है, उसको पालन कराना चाहता है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो चीज़ कभी
जैसे अपना एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट ऐसा चीज़ है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में रह कर ये बताता है कि कोई भी अगर आप पॉलिसी बनाते हो, इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करते हो, तो वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा तो फिर वो वॉइड हो जाएगा। वैसे ही अपना एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जिसको बाद में 1976 में इंक्लूड किया, इसीलिए ये 51A के तौर पर उसमें जुड़ा, और पार्ट 4A क्योंकि इसमें बीच में ये ऐड किया गया, इसीलिए 51A इसको नाम 51A आर्टिकल नाम दिया गया, और ये पार्ट 4A में इंक्लूड हुआ। इसका नाम पड़ा फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि एक नागरिकों का अधिकार नहीं है, बल्कि एक नागरिकों का कर्तव्य है अपने देश के प्रति। और ये टोटल 11 या 10 हैं, पहले 10 थे, बाद में 11 हो गए थे। अब उसके लिए डिटेल वीडियो बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट के लिए डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें आप जाके स्टडी कर सकते हैं और डिटेल में उसको आर्टिकल के साथ जान सकते हैं। तो अभी ये वीडियो ना लंबा हो जाए और आपका टाइम कहीं वेस्ट ना हो जाए, इसके लिए मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ता हूँ। आर्टिकल 52 से 151, सोचो देखो कितना दूरी हो गया। आर्टिकल 52 से लेके 151 इतने सब आर्टिकल जो कि पार्ट 5 में है कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें देखो क्या बताया गया है। द यूनियन के बारे में डिस्कस किया गया भाई लोग। अब देखो ये यूनियन है, ये यूनियन के बारे में जब डिस्कस किया गया है फ्रेमर्स के द्वारा, या यूनियन के लिए जो डायरेक्शंस दिए गए हैं, इसमें क्या क्या दिए गए हैं भाई। आर्टिकल 52 से 78 में कुछ अलग डायरेक्शन दिए गए हैं। अब ऑफिसर्स ऑफ पार्लियामेंट, मतलब पार्लियामेंट के ऑफिसर्स के लिए कोई डायरेक्शंस इसमें दिए गए हैं, तो वो आर्टिकल 79 से 104 के बीच में दिए गए हैं। फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट्स को बताया गया है, डिस्कस किया गया है। वो कौन से आर्टिकल में डिस्कस किया गया है, तो जनरली 105 से लेके 106 आर्टिकल के बीच में किया गया है। उसके बाद जो प्रोसीजर है लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसको, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रोसीजर क्या होंगे, कैसे होंगे, उसके डायरेक्शंस या उसके लिए जो रूल्स हैं, वो सब आर्टिकल 107 से लेके 122 में इंक्लूड कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए अगला आर्टिकल 124 से लेके 144, इसमें आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं, जजेस के रूल्स हैं, और सुप्रीम कोर्ट इंडिया के लिए जो डायरेक्शन है वो सब दिया गया है। 124 से लेकर 144 तक पूरे इंक्लूड हो गए इसमें। अब अगला आर्टिकल क्या है इसमें, 148 से लेके 151, ये आपको किस लिए बता रहे हैं, तो आर्टिकल 148 से लेके 151 आर्टिकल आपको जो कंट्रोलर है और जनरल ऑफिसर्स है ना, कंट्रोलर जनरल ऑफिसर, जो कंट्रोलर जनरल है जो इंडिया का, उसके लिए रूल्स और डायरेक्शंस दिए गए हैं, या फिर उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जितना ज़्यादा आप कॉन्स्टिट्यूशन को दिमाग में बैठाएंगे और दिमाग में रखेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यूपीएससी के लिए भले ही बहुत देखा जाए तो बहुत 1-2 मार्क्स के ही आते हैं, लेकिन बहुत गेम करके जाते हैं। अगर आपको ये नहीं पता तो आपके लिए ये बहुत बड़ी कमजोरी बन सकती है। जो चीज़ आपके लिए कमजोरी बन गई, फिर वो आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में जो कॉन्फिडेंस नाम का जो शब्द होता है ना आपका, उसको ले बैठेगी, है ना। तो उस चीज़ को मतलब कॉन्फिडेंस आपका निपट चुका रहेगा, इसलिए कॉन्फिडेंस को अच्छे से बरकरार रखें। और यूनियन, अब इसमें एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए जो डायरेक्शन दिए गए हैं 124 से 144 में, और 148 से लेके 151 में जो कंट्रोलर जनरल के लिए दिए गए हैं, वो दोनों को इंक्लूड करके यूनियन जुडिशरी भी कहा जाता है। तो कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे यूपीएससी में यूनियन जुडिशरी क्या है और कितने आर्टिकल या कौन से आर्टिकल से कहाँ तक है, तो 124 से 151 तक आप बोल सकते हैं, जिसमें 124 से लेके 144 आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के लिए है डायरेक्शंस, एंड 148 से लेके 151 तक कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के लिए है। ठीक है, अब यहाँ आते हैं आर्टिकल 152 जो लाई करता है, मतलब आर्टिकल 152 टू 237 आर्टिकल, ये लाई करता है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में 6th पार्ट में, है ना। अभी 6th पार्ट में जो लाई कर रहा है ये आर्टिकल जितने भी हैं 152 से 237 तक, ये स्टेट्स के बारे में, जो स्टेट्स है उसके बारे में ये आपको बताती है ना, डिस्कस करती है, जिसको आगे हम फर्दर अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, लेकिन आप रिमेंबर करिए ये क्या चीज़ है करके। उसके बाद देखिए 238, जो 238 आर्टिकल है वो रिपील्ड हो गया है, इसमें बताया गया है ना। अब यहाँ पर देखो जो 7th पार्ट है वो
वो मतलब एक तरह से कहना चाहता है जो आर्टिकल 238 है वो रिपील्ड कर दिया है, और 7th पार्ट में था वो, और स्टेट इन पार्ट बी ऑफ फर्स्ट शेड्यूल। अब वो स्टेट के बारे में बता रहा है पार्ट बी में, वो भी शेड्यूल फर्स्ट में, ऐसा कुछ ये डिस्क्राइब कर रहा है। इसको और डिटेल में हम बाद में देखेंगे, फिलहाल आगे देखते हैं। यहाँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का भी बहुत कीमती समय है और जल्दी जल्दी मेरे को आर्टिकल आपको रिमेंबर कराने हैं, याद कराने हैं, बाय हार्ट कराने हैं, ठीक है। तो 239 से लेके 242, जो 239 से लेके जो 242 है, जो कि पार्ट 8 पे है, जो कि पार्ट 8 पे है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आपको डिस्क्राइब करती है या एक्सप्लेन करती है या उसको समझाती है, उस चीज़ के लिए डायरेक्शन देती है, रूल देती है, जो कि है द यूनियन टेरिटरीज़। जितने भी यूनियन टेरिटरीज़ है उनके लिए ये गाइडेंस प्रोवाइड करती है एक तरह से। ये आर्टिकल कहाँ है, तो ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन के 8th पार्ट में। और कितने आर्टिकल्स हैं इसमें टोटल, 239 से लेके 242 आर्टिकल इसमें इंक्लूडेड हैं। अब आगे देखते हैं अगला आर्टिकल 243 से 243 ओ, ओके, 243 टू 243 ओ, ये 9th पार्ट में है। आपके जो 9th पार्ट है ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको डिस्कस किया गया है द पंचायत है ना, जितने भी आपके पंचायत के लिए गाइडलाइंस या उसके लिए जो डिटेल्स दिए गए हैं वो सब के सब आर्टिकल 243 टू 243 ओ कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में पंचायत के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 243 पी से लेके 243 जेड जी। अब ये जो 243 पी टू 243 जेड जी है, ये आर्टिकल 9, ये जो आर्टिकल है ये पार्ट 9 ए में इंक्लूडेड है। और ये आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं द म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, कि म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए क्या रूल होंगे, क्या गाइडलाइंस होंगे, क्या उनके लिमिटेशंस होंगे, ये सारे उसमें डिस्कस किए जाते हैं। अगला है डिटेल में एक्सप्लेन भी किया गया है और मेंशन किया गया है। अगला है 243 जेड एच टू 243 जेड टी। अब इसमें देखो ये क्या है, 9th बी में इंक्लूड है, ठीक है, 9th बी। अब ये 9th बी पार्ट में इंक्लूडेड जितने भी आर्टिकल मैंने अभी बताए, वो आर्टिकल द कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी होनी चाहिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसके बारे में उनके डिटेल्स, उनके रूल्स मेंशन हैं और एक्सप्लेन भी किए गए हैं, डिस्कस भी किए गए हैं। तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के चीज़ें हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 244 टू 244 ए। देखो आपको धीरे धीरे ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा है, लेकिन ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप रोज़ इसको सुबह शाम अगर आप एक टाइम अगर रीड भी मार लोगे तो आपको ये अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगा, फिर आपको जीवन में कभी डाउट नहीं होगा, क्योंकि आपके देश का संविधान आपको बिल्कुल मालूम होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके लिए बहुत शर्मनाक बात है। तो सबसे पहले देखिए 244 से 244 ए, जो कि पार्ट 10 में इंक्लूडेड है, पार्ट 10 में इंक्लूडेड आर्टिकल है। अब इसमें क्या बताया गया है, तो ये शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया को डिस्क्राइब किया गया है, शेड्यूल और ट्राइबल एरिया को डिस्क्राइब किया गया है इसमें, है ना, मेंशन किया गया है, डिस्कस किया गया है और डिस्क्राइब किया गया है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज़ को, है ना। अब देखो यहाँ पास आर्टिकल 245 टू 263, तो ये आर्टिकल 245 टू 263 जो आर्टिकल्स है, जो कि 11th पार्ट में, मतलब पार्ट 11th में इंक्लूड है, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 11th में इंक्लूडेड है। जितने भी आर्टिकल 245 टू 263 आर्टिकल, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं या गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स, मतलब ये उसके बारे में डिस्कस एक्सप्लेन डिटेल में समझाते हैं कि कैसा रिलेशन और क्या रिलेशन है यूनियन एंड स्टेट्स का, और क्या इनके मेंशन लिमिट्स है, गाइडलाइन है, वो सब के सब इस चीज़ में मेंशन है। तो अभी आगे हम लोग देखते हैं और भी आर्टिकल्स, फोकस करो इसमें। 264 आर्टिकल से लेके 300 आर्टिकल, जो 301 आर्टिकल है वहाँ तक, जो कि पार्ट 12 में इंक्लूड है अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पास फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स के बारे में आपको डिटेल में, मतलब आपको बताया जा रहा है, डिटेल में आपको डिस्क्राइब किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 301 से लेके 307, अभी आर्टिकल 301 से लेके 307 जो कि पार्ट 13 में इंक्लूडेड है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, वो आर्टिकल आपको डिस्क्राइब और डिटेल दे रहा है या गाइडलाइंस या रूल्स प्रोवाइड कर रहा है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मतलब इंडियन टेरिटरीज़ में जो इंटरकोर्स है उसकी जो कैसे वो टेरिटरीज़ है, कैसे कैसे उनका क्या क्या रिलेशन है उन टेरिटरीज़ के बीच में ऑफ इंडिया के, और ट्रेड कॉमर्स के रिलेटेड से जितने भी वो डिटेल डिस्क्राइब कर रहा है, वो किस में कर रहा है, आर्टिकल 301 से लेके 307 जो कि
कौन से पार्ट में इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 13 पार्ट में। देखिए जो पार्ट है ये कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट्स है ये बहुत ईजी कर देते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन को अपने दिमाग में रिमेंबर कराना। तो बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, बस थोड़ा रिमेंबर करें क्योंकि ये बेसिक सा नॉलेज है। अब चले पार्टिकल, अगर आप इसको पार्ट के हिसाब से पढ़ते हो तो ये पार्ट के हिसाब से बहुत ईजी लगता है। चलो देखते हैं पार्ट 14। आप बिल्कुल ध्यान दीजिए पार्ट 14 कहाँ से कहाँ तक है। तो पार्ट 14 में आर्टिकल 308 से लेके 323 के बीच के आर्टिकल्स इंक्लूडेड हैं। और ये इंक्लूडेड आर्टिकल्स कौन से पार्ट में है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के 14th पार्ट में है, जिसमें सर्विस अंडर द यूनियन को डिस्क्राइब किया गया है। इनका सब्जेक्ट क्या है, इनका सब्जेक्ट है इस आर्टिकल्स का या पार्ट 14 का जो सब्जेक्ट है वो है सर्विस अंडर द यूनियन। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे, याद करेंगे, रिमेंबर करेंगे। अब अगला देखो 223 आर्टिकल, जो आर्टिकल 223 ए से लेके 323 ए से लेके 323 बी तक का जो भी आर्टिकल है, जो आर्टिकल 14 ए जो आर्टिकल पार्ट 14 ए में इंक्लूडेड है वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बताता है। मतलब आपको जो सब्जेक्ट है वो ट्राइब्यूनल्स है ना, ट्रिब्यूनल्स जानते ही होगे ट्रिब्यूनल्स के बारे में। अगर नहीं जानते हो तो इसको अगले वीडियो में मैं उसको डिटेल कवर करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल देखिए यहाँ पास आर्टिकल 324 से लेके 329 ए। तो ये आर्टिकल जो 324 से लेके 329 है, मतलब देख रहे हो ना ध्यान से, 300 आर्टिकल जो आर्टिकल 324 से लेके 329 ए है वो 15 पार्ट में, मतलब पार्ट 15 में इंक्लूडेड है ये सब आर्टिकल। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो पार्ट 15 में ये सारे आर्टिकल दिए हुए हैं, मतलब इंक्लूडेड है और एक बंडल के फॉर्म में है समझ लो। और उसको जिस सब्जेक्ट पे वो फोकस्ड है वो है इलेक्शन के जितने भी रूल्स हैं, मैंडेटरी लिमिट्स है, मैंडेटरी रूल्स, लिमिट, रेगुलेशंस, डायरेक्शंस जितने भी हैं और डिटेल जो दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि इलेक्शन कैसे होगा क्या होगा, वो सब के सब पार्ट 15 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 300 आर्टिकल 324 से लेके 329 ए के बीच में है। ठीक है, तो कभी भी कोई पूछे तो बिल्कुल बता देना, बोल देना कि आर्टिकल 324 से लेके 329 ए के बीच में जितने भी आर्टिकल्स हैं वो और जो भी आर्टिकल्स हैं वो सब के सब पार्ट 15 में इंक्लूड है। जो भी पार्ट 15 के अंदर इंक्लूड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सब इलेक्शंस को, पार्ट 15 में जो भी इंक्लूड आर्टिकल्स है वो हमारे इलेक्शंस को डिस्क्राइब करते हैं, डिफाइन करते हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिकल 330 टू 342। तो जो आर्टिकल 330 से 342 है वो आर्टिकल कौन से पार्ट में इंक्लूड है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो है पार्ट 16, जो कि जिनका सब्जेक्ट ये है कि स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास, माने जो क्लासेस हैं हमारे देश में उस क्लासेस के जो प्रोविज़न से स्पेशल प्रोविज़न है रिलेटिंग टू सर्टेन क्लास वो उसको डिफाइन करते हैं, मतलब डिस्क्राइब करते हैं कि जितने भी हमारे देश के सर्टेन क्लासेस हैं उसमें उससे रिलेटेड जो स्पेशल प्रोविज़न्स बनाए गए हैं उसको इसमें डिटेल में रखा गया है, समझाया गया है और उसके लिए रूल्स भी बनाए गए हैं। भाई एक्ट है, सेक्शन है ना, तो याद रखना है ये सबको। अगला देखो आर्टिकल्स 343 से 351 कौन से पार्ट में है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के, तो 17 पार्ट में है ये कॉन्स्टिट्यूशन के। मतलब 17th जो पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंदर में 343 से लेके 351 के जितने भी आर्टिकल हैं वो सब के सब इसके बीच के जितने भी आर्टिकल और ये खुद ब खुद 343 से लेके 351 आर्टिकल जो भी हैं ये आर्टिकल सब ऑफिशियल लैंग्वेज को डिस्क्राइब करते हैं, इंडिया के ऑफिशियल लैंग्वेज है उसे डिस्क्राइब करते हैं। आगे देखते हैं आर्टिकल 352 से लेके 360। भाई इस पे तो मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, आगे बनाऊंगा मैं उसको, मैं अपलोड नहीं किया हूँ, उसको अपलोड कर दूंगा बना के। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ये इमरजेंसी प्रोविज़न है, ये बहुत अच्छा प्रोविज़न है, मतलब अच्छा तो कह सकते हैं, मतलब डिटेल है। यूपीएससी वाले स्टूडेंट में ये बहुत क्वेश्चन फंसते हैं और बहुत ज़रूरी भी है। और यूपीएससी नहीं, अलग अलग और क्लैट में जाओगे तो फिर तो जान दो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपका बेसिक है, ये सब्जेक्ट ही है समझ लो आप, है ना। तो ये जो 352 जो कि आप जान ही रहे होगे, मैं आपको फिर से एक बार बोल देता हूँ यहाँ पास। जो आर्टिकल 352 है वो आपका नेशनल इमरजेंसी है, आर्टिकल 356 है वो प्रेसिडेंट रूल है और जो आर्टिकल 360 है वो आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो ये जो तीनों आर्टिकल्स है ये किसके बीच में आ रहे हैं भाई, तो ये आ रहे हैं 352 से लेके 360 में, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 18th पार्ट में है। तो कभी भी कोई पूछेगा कि इमरजेंसी प्रोविज़न कौन से पार्ट में भाई कॉन्स्टिट्यूशन के, तो कॉन्स्टिट्यूशन के
क्योंकि वो पार्ट 18 में है, डिस्क्राइब किया गया है। पार्ट 18 में जितने भी आर्टिकल है 352 से लेकर 360 वो उनका सब्जेक्ट है एमरजेंसी प्रोविज़न। ठीक है, इसको रिमेंबर कर लो भाई, याद कर लो, बार बार बताऊंगा नहीं। 361 से लेके 367 ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल 19 जो पार्ट 19 है उसमें इंक्लूडेड हैं। ये सब आर्टिकल एक तरह के मिसलेनियस जो बचा कुचा चीज़ें होती हैं उनको डिटेल में इनका सब्जेक्ट ही डिटेल में समझाया गया है। इनका सब्जेक्ट ही है कि वो बचे कुछ जितने भी इम्पोर्टेंट्स अलग से हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है या इम्पोर्टेंट चीज़ें जो छूट गई हैं उनको भी डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब आर्टिकल 20 है जो कि फ्रेंड्स ध्यान से देखो, आर्टिकल 368 जो कि कौन से पार्ट में है भाई कॉन्स्टिट्यूशन के, तो पार्ट 20 में, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 20 में आर्टिकल जो 368 है वो इंक्लूड किया गया है। और उस आर्टिकल का सब्जेक्ट है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में किस प्रकार और कैसे उसके रूल्स है, कैसे उनका अमेंडमेंट किया जा सकता है, चेंजेस या फिर उस रूल को संशोधन किया जाए, उसके लिए क्या क्या रूल है कि आप उस आर्टिकल्स या फिर उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो रूल्स है उसको आप चेंज कर सके या उस पर रिलेटेड संशोधन कर सके। उसके जो प्रक्रिया है, प्रोसेस, रूल है, वो सब के सब इस अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट के अंदर में डिस्क्राइब किए गए हैं। जो कि कौन से पार्ट में भाई, वो है पार्ट 20, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 20 में बताया गया है इसको, है ना। और आर्टिकल कौन सा है भाई, जिस आर्टिकल का यूज़ करके पूरे के पूरे अमेंडमेंट किए जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो है 368। जो 368 है बिल्कुल याद कर लीजिए, दिमाग में याद रख लीजिए, मतलब कभी भी पूछ सकता है आपके एग्ज़ाम में कि आर्टिकल 368 या फिर ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में राइट देता है या कॉन्स्टिट्यूशन के लिए अमेंडमेंट के रूल्स बताता है या डायरेक्शन देता है। वो है आर्टिकल 368 जो कि पार्ट 20 में है कॉन्स्टिट्यूशन के। बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए, बिल्कुल भूलना नहीं इसको, ठीक है, आपके बहुत एग्जाम में काम आएगा ये। तो 369 से लेके 392, जो 369 से लेके 392 आर्टिकल है, ये आर्टिकल 21 सॉरी ये आर्टिकल पार्ट 21 में है ना। देखो आपको कभी भी डर लग जाता होगा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा भाई, ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा। देखो मैं खेल खेल में इसको समझा दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना। तो बिल्कुल खेल खेल में याद कर लेना और टेंशन मत लेना, ठीक है। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत ले अपने एग्ज़ाम के लिए, लेकिन थोड़ा मेहनत करें, क्योंकि अगर आपको ये वीडियो मिल रहा है जो कि बिल्कुल सही टाइम पे अगर आपको मिल रहा है तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन को मैं इसमें डिटेल से समझा दिया हूँ। बिल्कुल ना, सही इंसान को सही नॉलेज अगर सही टाइम पे मिल जाए तो बात ही क्या है। तो अभी देखते हैं यहाँ पास 369 से लेके 369 से लेके 392 आर्टिकल्स है जो कि पार्ट 21 में इंक्लूडेड है। किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 21 में डिस्क्राइब किए गए या इंक्लूडेड किए गए 3 आर्टिकल से 369 से लेके 392 उनका सब्जेक्ट है टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न। तो ये टेम्पररी, ट्रांजिशनल और स्पेशल जो प्रोविजंस है उसको इसमें डिटेल एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखना, थोड़ा स्टडी करना इस पर। और 393 से लेके 395, तो इसमें देखो भाई आर्टिकल 393 से 395, तो ये आर्टिकल कौन से पार्ट में है मेरे भाई लोग, ये आर्टिकल है 22 पार्ट में। मतलब आर्टिकल जो है, ये जितने भी आर्टिकल है 393 से लेके 395, ये कॉन्स्टिट्यूशनल के पार्ट 22 में अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं, इंक्लूडेड किए हैं और इंक्लूड करके उसको डिफाइन किया गया है। बट इसका सब्जेक्ट क्या है, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट अथॉरिटी टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपेल। अब ये तो भाई डिटेल में बताना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पास तो शॉर्ट में बता दिया है। अब ये शॉर्ट में क्या आ गया डिटेल से उसको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये ओरिजिनल है तो हो सकता है ये आर्टिकल हटा भी दिए गए हों। अगर नहीं हटाए होंगे तो जो भी है भाई वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन सबसे पहले ये इस आर्टिकल्स को आप रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। अब चलते हैं शेड्यूल्स की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आखिरी तक इस वीडियो में बने रहिए, ये आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो से ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन का डर निकल जाएगा और बड़े बड़े एग्ज़ाम्स, मैं बता रहा हूँ ना, बहुत बड़े बड़े एग्ज़ाम आप इसमें क्रैक कर सकते हैं, बस आपके पास नॉलेज होंगे। क्योंकि आप जानते हो बूंद बूंद से ही सागर बनती है ना। तो जब बूंद बूंद से तभी सागर बनेगी जब बूंद बूंद इकट्ठा करोगे। तो बूंद बूंद नॉलेज को इकट्ठा करो, एक बहुत बड़ा सागर आपके पास नॉलेज का तैयार हो जाएगा। चलिए शेड्यूल्स के बारे में देखते हैं। तो ध्यान से देखो, इसमें फोकस करो। मैंने अभी जो प्रीवियस में आपको जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल को बताया, वो कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा डिटेल था, मतलब कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन था भाई, वो ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन था। तो अभी जो नया मैं बता रहा हूँ, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल्स है। मैं जो शेड्यूल अभी आपको बता रहा हूँ ये नया कॉन्स्टिट्यूशन का है। टोटल 12 शेड्यूल्स है इसमें, है ना। तो अभी इसमें 12 शेड्यूल्स में क्या क्या शेड्यूल है भाई, देखो
जैसे कि आपको पता होगा कि पहले वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 9 शेड्यूल्स थे, अब जो कि बढ़ के हो गए 12 शेड्यूल्स। अब इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वो क्या बता रहा है, इसमें जो फर्स्ट शेड्यूल है वो आपको बता रहा है कि नेम स्टेट की क्या क्या नेम है, क्या क्या स्टेट इसके अंदर कंटेन करते हैं, मतलब और यूनियन टेरिटरीज़ को भी इसमें डिफाइन किया गया है। उन सब के टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ स्टेट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड, मतलब उसके टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का दायरा को बताया गया है कि स्टेट के कैसे कैसे ज्यूरिडिक्शंस होंगे और कितने स्टेट्स कौन कौन की स्टेट, मतलब कितने स्टेट्स हैं उनके अंदर जो टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को बताया गया है ना। तो कुल मिला के आप सेकेंड शेड्यूल में देखो तो सेकेंड शेड्यूल में आपको दिया गया द प्रोविजन इज़ रिलेटेड टू अलाउंस प्रिविलेज एंड एम्यूलेंट। यहाँ पर दिया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। अरे एक तरह से ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको जितने भी जो अपने अपने जो आप सबसे अच्छी बात आपको मैं बता रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपके जितने भी बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स हैं ना, उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में क्या कौन होगा हेड वो कॉन्स्टिट्यूशनल, और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर किसके पास होंगे, कैसे कैसे पावर होंगे। जो जानते हो ना आप, पॉलिटिकल पार्टी में जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनके रिप्रेजेंटेटिव से ज़्यादा ध्यान उन पे दिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, क्योंकि वो अनबायस्ड होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को बताया गया है इसमें। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है भाई देखो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट, जैसे कि प्रेसिडेंट है वो इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, वैसे उसके बाद गवर्नर भी क्या है उसका हेड है। और भी कितने गवर्नर प्रेसिडेंट के अंडर में गवर्नर्स आते हैं, प्रेसिडेंट सबसे बड़े हेड है कॉन्स्टिट्यूशन के। उसके बाद गवर्नर्स आते हैं, वो भी इंडिया के स्टेट के वो हेड हैं। और स्पीकर ऑफ लोकसभा और डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ इंडिया, स्टेट्स चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडियन स्टेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट जजेस, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया CAG। ये सब के बारे में जो दिया गया है, ये सब चीज़ के बारे में आपको अच्छे से बताया गया है कि इनके पोस्ट क्या होंगे और इनके कैसे कैसे इनका सिस्टम होगा। वो सिस्टम को डिस्क्राइब किसने किया गया है, तो आर्टिकल सेकंड में शेड्यूल सेकंड में। बिल्कुल रिमेंबर कर ले इसको कि ये सब जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लिमिटेशंस है जो इनके पावर के, या ये कैसे प्रोसेस या वर्क करेंगे, या कौन कैसे कैसे कैटेगरी और किस किस एलिजिबिलिटी के पर्सनस को यहाँ पास वर्क करने के लिए या फिर उसको पावर्स दिया जाएगा, वो है कौन से शेड्यूल में इंक्लूडेड है, तो सेकंड शेड्यूल में। तो आप बिल्कुल रिमेंबर कर लीजिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सेकंड शेड्यूल में इनके पावर्स को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। फ्रेंड्स, आपको लॉ स्टूडेंट वाले लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि थर्ड शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बताता है कि किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स को ओथ लेना कंपलसरी है और कैसे कैसे प्रोसेस है, उनका रूल्स और रेगुलेशंस इसमें दिए गए हैं। कौन कौन है भाई, मैं पढ़ देता हूँ उस चीज़ों को, है ना, रीड कर देता हूँ। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया को ज़रूरी है, पार्लियामेंट इलेक्शन को ज़रूरी है, कैंडिडेट्स को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को, जैसे कि आप जानते ही है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब चुनाव जीतते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो ओथ लेते हैं। ओथ इनके लिए बहुत कंपलसरी है। ओथ माने होता है शपथ लेना कि हम इस संवैधानिक पद या इस संवैधानिक पद में कार्यरत होते हुए संविधान की और अपने संवैधानिक पद की गरिमा रखते हुए कार्य हम करेंगे, है ना। ये सब हम शपथ लेते हैं, कोई देश के और कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करेंगे, है ना। ऐसा सबका जो शपथ होता है वो ज़रूरी होता है। तो किन किन सिस्टम, ये जो सिस्टम बताई गई है, जिन जिन लोग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, प्रोसेस और क्या क्या उनके प्रोसेस होंगे, थर्ड शेड्यूल में मस्त डिटेल से अच्छे से दिया गया है ये कॉन्स्टिट्यूशन में। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए। अब देखो क्या मैं बता रहा हूँ आगे ना। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जिसको MPs कहते हैं, है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिट जनरल, स्टेट ऑफ मिनिस्टर्स, जैसे मिनिस्टर्स लोग लेते हैं वो जब भी इलेक्शन जीत जाते हैं तो, है ना, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शन कैंडिडेट, है ना, सब कैंडिडेट जो लेजिस्लेचर के इलेक्शन कैंडिडेट्स होते हैं वो भी जीत जाते हैं, जो स्टेट के लेजिस्लेचर मेंबर्स भी लेते हैं, हाई कोर्ट के जजेस भी लेते हैं। ओथ लेना ज़रूरी है। ओथ माने शपथ होता है। ओथ की हम जो फ्रेमर्स है उन्होंने ये सब थर्ड शेड्यूल
शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें डिस्क्राइब किया है किस किन को लेना जरूरी है। अगला देखो 4th शेड्यूल, इट कंटेन द प्रोविजन इज रिलेटिंग टू एलोकेटिंग ऑफ सीट्स फॉर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। देखो राज्यसभा के जितने भी सीट्स हैं, है ना, कितने सीट्स होंगे आपको पता होगा, इलेक्शन होता है तो पता चलता है कि राज्यसभा के इतने सीट्स हैं ना, तो इलेक्शन तो होता ही है, उससे पहले ये भी जानते हो कि राज्यसभा में कितने सीट्स हैं, लोअर हाउस अपर हाउस के बारे में आप जानते होंगे, है ना। तो आप लोग का एक और डाउट मैं क्लियर कर देता हूँ। अब जितना भी मैं तो इस टॉपिक पे कवर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर मतलब इस टॉपिक के अलावा दूसरा टॉपिक कवर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर मैं एक सिंपल सा बताऊँ तो राज्यसभा में ये सीट ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ को एलोकेशन करता है, प्रोविजंस भी रहते हैं जो कि इसमें कंटेंट है 4th शेड्यूल में। बस इतना ही आप समझ लीजिए, काफ़ी है। 4th शेड्यूल में आपको मैं फिर से रीड करवा देता हूँ। 4th शेड्यूल इट कंटेन द प्रोविजंस इन रिलेटिंग टू द एलोकेशन ऑफ सीट फॉर द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन द राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा के लिए जितने भी सीट्स के जो एलोकेशंस होते हैं स्टेट एंड यूनियन के टेरिटरीज़ के, यूनियन टेरिटरीज़ के ना, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ के जो भी सीट्स होते हैं कि उसका एलोकेशन करता है, रिलेशन उसके रिलेटेड प्रोविजंस को कंटेन करता है। ये है आपका 4th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब अगला देखते हैं हम 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, ऐसे ही हम लोग 12 पढ़ना है अभी। तो 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? इट कंटेन द प्रोविजन इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरिया एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, है ना। तो शेड्यूल ट्राइब है और शेड्यूल एरिया है, सॉरी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है और शेड्यूल एरिया है, उनको उनके रिलेटेड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होगा, उनका प्रोसेस, उनके उनसे रिलेटेड प्रोविजंस और कंट्रोल कैसे किया जाएगा। मतलब इट कंटेन प्रोविज़न, मतलब ये जो शेड्यूल है 5th वो कंटेन करता है प्रोविजंस किससे रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड एंड कंट्रोल से रिलेटेड, है ना। किन के लिए? तो शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। ठीक है, अगला देखो 6th शेड्यूल है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का। इट कंटेन प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो देखो ये जो प्रोविजंस है वो कंटेन करते हैं, जो 6th शेड्यूल है उसमें जो प्रोविजंस है, 6th शेड्यूल है उसमें बहुत सारे प्रोविज़न कंटेन करते हैं, वो जिसका रिलेशन किससे है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट, जो स्टेट के ट्राइबल एरिया है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करना। और कौन से है भाई वो स्टेट्स? तो आसाम, मेघालय और त्रिपुरा और मिज़ोरम, ये स्टेट्स के लिए दिए गए जितने भी प्रोविजंस है वो सब के सब 6th शेड्यूल में हैं। वैसे ही 7th शेड्यूल है। 7th शेड्यूल में क्या है भाई? दिस शेड्यूल डी 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट है ना। तो 7th शेड्यूल है वो क्या कंटेन करता है भाई? तो दिस शेड्यूल डील विद द 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट। तो ये 3 लेजिस्लेटिव लिस्ट को अपने अंदर कंटेन करता है, उनके रूल्स और उनको डिस्क्राइब और डिफाइन करता है। पहला क्या है? यूनियन, दूसरा स्टेट्स और तीसरा कोकरेंट्स है। ओके ठीक है। अब 8th शेड्यूल देखो भाई, 8th शेड्यूल। अब 8th शेड्यूल में क्या है? तो 8th शेड्यूल इट डील विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो 22 ऑफिशियल भाषाएं हैं, लैंग्वेजेस हैं, उसको रिकॉग्नाइज मतलब उसको डिटेल में समझाता है, उनको उनके लिस्ट को बताता है, लिस्ट को लिखा गया है, लिस्ट है उसमें कंटेन है जो कि जिनको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर, जो कि 22 है संख्या में। और ये 8th शेड्यूल अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में बताया गया है। जैसे आसामीज़, बंगालीज़, बोडो, तेलुगु, उर्दू, डोगरी या डोंगरी, है ना, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी और क्या है, कोंकणी, मैथिली, जिसे मिथिली भी लिखा गया है यहाँ पर, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी और तमिल, इतने भाषाओं को इंक्लूडेड किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ यहाँ पास ध्यान दो। 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में क्या दिया है? इट डील विद द स्टेट एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विद लैंड रिफॉर्म एंड द एबोलिशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम। इट ऑल्सो डील्स विद द क्या लिखा? डील्स विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स, है ना। तो इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन जो 9th शेड्यूल है उसमें क्या क्या दिया गया है? तो ये बताया गया है इसमें कि इसमें ऐसे ऐसे रेगुलेशन और रूल्स दिए गए हैं जो किससे डील करते हैं, स्टेट के एक्ट्स हैं
जो कि लैंड रिफॉर्म और अबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम को अबोलिशन करने के लिए डील करते हैं। और क्या लिखा है, इट ऑल्सो डील विद द एक्ट एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर। और इसके अलावा भी पार्लियामेंट से डील कर, पार्लियामेंट के रेगुलेशन और एक्ट्स और अदर मैटर्स को डिटेल में वो करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, मतलब उसको रिफॉर्म तो लैंड रिफॉर्म वाला है, उसको भी डिटेल में उसको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। नाइन्थ शेड्यूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शेड्यूल, आपको पता होना चाहिए। नाइन्थ शेड्यूल में ऐसे ऐसे चीज़ हैं जो ज़मींदारी सिस्टम होती है ना, देखो एक समय की बात है जब ज़मींदारी सिस्टम इंडिया से एबोलिश हो गई थी, तो कुछ लोगों को हम लोग के देश में जुडिशियल राइट दिया गया था। ऐसा मेरे को इससे रिलेटेड ज़्यादा तो नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी जितना नॉलेज है मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 शेड्यूल में आप ऐसे चीज़ों को सेपरेट रखते हो जिनको ज़मींदारी सिस्टम एबोलिश होने के बावजूद भी उनके ज़मीन को प्रोटेक्ट किया गया। जैसे कि नोट करने वाली बात है, फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 एडेड द 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम जुडिशियल scrutiny on the ground of violation of fundamental right. However, in 2007 the Supreme Court ruled that the law included in this schedule after April 24, 1973 are now open to judicial review। देखो जो पहले जो ज़मीन थे, जो जिसको मतलब जो ज़मीन थे वो रिव्यू नहीं कर सकता था कोई, क्योंकि उस सरकार के द्वारा उन्हें ज़मींदारी सिस्टम ख़त्म करते हुए उनको ले लिया गया था ज़मीन को। तो उसके लिए कुछ जो ज़मीन है उसको रिव्यू का अधिकार दिया गया है, उसके लिए ओपन करके रखा गया है। ऐसा करके इसमें डिटेल दिया गया है, जो कि उतना डिटेल में आपके लिए ज़रूरी नहीं है पढ़ना, लेकिन इतना है 9 शेड्यूल में आपके यही चीज़ें दी गई हैं, इसको थोड़ा रिमेंबर करके रखें। 10th शेड्यूल क्या है भाई, इट कंटेन द कंट्रोल प्रोविज़न relating to disqualification of the member of the parliament of state legislature on the ground of डिफेक्शन, है ना। अब देखो ये जो 10th शेड्यूल है ये बताता है, ये इसके अंदर बहुत सारे प्रोविज़न हैं जो बताते हैं कि किस मेंबर को पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव से डिसक्वालिफिकेशन करना चाहिए, और उनके क्या रूल्स है, क्या लिमिटेशन है, और क्या डिफेक्शन को देख के उनको ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन देख के उनको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। वो 10th शेड्यूल में आपके कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं, हम लोग के 2 शेड्यूल अभी भी बचे हुए हैं, उसको पढ़ते हैं हम, है ना। बस आप ध्यान दो कि 10th शेड्यूल में अभी जो लिखा हुआ है उसको देखो, ये जो यहाँ लिखा चीज़ है वो यहाँ लिखना था, ये यहाँ लिखा गया, अब यहाँ लिखने के बजाय इसको मैंने एरो कर दिया है, तो उसको आप समझ लेंगे कि दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 52nd अमेंडमेंट, मतलब 52 जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें इसकी जो शेड्यूल है ये कि उसको ऐड किया गया। आपको जाहिर सी बात है पता है, क्योंकि पहले 9 था ओरिजिनल में, फिर बाद में 12 हुआ, तो ऐड किया होगा तभी तो 12 हुआ ना। तो 9 जो 52nd माने 52 अमेंडमेंट है, उसमें अमेंडमेंट में एक्ट में ऑफ 1985, है ना, एक्ट ऑफ 1985 ऑल्सो नोन एज एंटी डेफेक्शन लॉ, है ना। तो ये वाला जो शेड्यूल है वो एडेड किया गया है 52nd अमेंडमेंट में, अमेंडमेंट हुआ है जब, और ये कब हुआ है, मतलब कौन से ये 52nd अमेंडमेंट में हुआ, कौन से एक्ट में हुआ, एक्ट ऑफ 1985, है ना, 1985 में ही हुआ होगा, ऑल्सो नोन एज एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, अब देखो 11th शेड्यूल क्या है भैया। 11th शेड्यूल इट कंटेन द प्रोविजन रिलेटेड टू दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ पंचायत, है ना। तो पंचायत के क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और क्या उनके वो है ना। देखो, इट कंटेन द प्रोविजन दैट स्पेसिफाई द पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। इट हैज़ 29 मैटर्स। नोट दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। देखो भाई यहाँ राइटिंग थोड़ी बिगड़ी है, राइटिंग में फोकस मत करो। मैं बताया ना आप लोगों को कि मेरा शेड्यूल सच में बहुत ज़्यादा बिजी रहता है, अगर मैं एक को लिखते रहूँ तो मेरी तो अच्छे खासी कसरत हो जाएगी। तो आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि अभी मेरे को लॉ का भी वीडियो बनाना है और बहुत सारा वीडियो बनाना है। आपको अच्छे से याद होगा कि मैंने वादा किया है तो वर्बल रीजनिंग और अपना एनालिटिकल रीजनिंग, और साथ ही साथ अपना टोटल जान रहे होगे आप रीजनिंग के अंदर वर्बल और एनालिटिकल होते हैं पार्ट से उसके अलावा फिर मेरे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि बहुत ज़रूरी है, आपको पता है दोनों ही एग्ज़ाम में, जितने एग्ज़ाम है उसमें सब मेन वही है, दोनों ही अपने एनालिटिक अपना क्या नाम है अपना रीजनिंग और
एप्टीट्यूड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ये दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में इंक्लूड हो जा रहे हैं लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सभी एग्ज़ाम में मैंडेटरी कर दिया है। हर एग्ज़ाम में आपको क्रैक करना है तो ये दोनों को पढ़ लेना है। अगर इन दोनों में आप नहीं पढ़ गए तो गए, कोई उसको कोई बचा नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। चाहे आप क्लैट का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर वो LLB के बाद जो आपको एडवोकेट बनने के लिए बार काउंसिल का एग्ज़ाम होता है उसमें भी यही है। और मतलब बार काउंसिल के एग्ज़ाम में तो मेनली आप जो लॉ में पढ़ोगे वही चीज़ आता है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि क्लैट का जो एग्ज़ाम होता है ना, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो LLB स्टेटेड, वो जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में रीजनिंग बहुत तगड़े से पूछ रहा है। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है UPSC PSC और क्या नाम है अपना स्टेट के एग्ज़ाम है, गवर्नमेंट एग्ज़ाम है, SSC CGL SSC CHSL एंड SSC के और भी एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उन सब में भी ये तगड़े से पूछ रहा है। और ये सब का डिटेल मैं ही दे सकता हूँ क्योंकि मेरे को पता है, मैं मैथ्स में हमारा अच्छा पकड़ है, इसलिए मैं करा सकता हूँ इसको। तो मैं आपके लिए अच्छा वीडियो बनाऊँगा, तो कृपया करके इसमें बने रहिए आखिरी तक। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं 11th शेड्यूल क्या है। इट कंटेन द प्रोविजन, हाँ मैंने अभी स्टडी कर दिया इसका, मैंने अभी स्टडी मतलब रीड किया था मैं इसको। नोट दैट दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। ये जो 11th वाला है शेड्यूल, ये ज़रा अच्छे से याद रखना कि कौन सा शेड्यूल कब अमेंड के द्वारा लाया गया। तो देखो भाई, जो 10th शेड्यूल है वो 52nd अमेंडमेंट में लाया गया है 1985 एक्ट में, है ना। 1985 में अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया है। अमेंडमेंट एक्ट क्या है भाई? 368। वो तो देखने वाली बात है, एक्ट है आर्टिकल है जो भी है। फ़िलहाल तो उस चीज़ पे हम फोकस नहीं करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल दिए ध्यान देंगे, गलत या सही का दिक्कत हो जाएगा यहाँ पर बहुत बड़ा, इसीलिए जो चीज़ एकदम कन्फर्म्ड होगी वही आपको बताएंगे, है ना। तो सबसे पहले देखो, ये 52nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985 से आया है भैया 10th शेड्यूल, और 11th शेड्यूल आया है आपका 73rd अमेंडमेंट से। और कौन से सन में? एक्ट ऑफ 1992 से आया है भैया ये। अब देखो 12th शेड्यूल, अब उससे पहले मैं ये बताया था 11th का क्या है। 11th आपका 11th जो शेड्यूल है उसमें प्रोविजंस हैं बहुत सारी जो बताती हैं पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत के क्या क्या पावर्स हैं, अथॉरिटी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, दायित्व और उनके पावर और लिमिटेशन अथॉरिटीज़ और क्या क्या अथॉरिटी है पंचायत की, वो डिस्क्राइब किया गया है 11th शेड्यूल में। अब 12th शेड्यूल देखो भैया, 12th शेड्यूल में क्या है भाई? 12th शेड्यूल अच्छे से देख लो। 12th शेड्यूल इट डील विद द प्रोविजन, यहाँ पास भी प्रोविजंस है दैट स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ म्यूनसिपालिटी। इट हैज़ 18 मैटर। देखो भाई, इसके पहले वाले में 29 मैटर्स थे, 11th शेड्यूल में 29th मैटर थे, 11th शेड्यूल में 29 मैटर्स थे। और पंचायत को पंचायत के पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को 11th शेड्यूल बता रहा था। अब ये 12th शेड्यूल किसको बता रहा है भाई? तो ये स्पेसिफिकली स्पेसिफाई पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बता रहा है म्यूनसिपैलिटीज़ का। और इसमें कितने मैटर है भैया? तो 18 मैटर्स है भाई। अब 18 मैटर है, अब इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब ये 12th आखिरी शेड्यूल है आपका। अब ये कब आया है उसको देखो, कब एडेड हुआ है, क्योंकि ये बाद में ही आया है, सब जान रहे हो आप। ये पहले 9 था ओरिजिनल में, बाद में 12 हुआ है, तो कब ऐड हुआ है भाई? तो दिस शेड्यूल वॉज एडेड बाय द 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये शेड्यूल आपका 74th अमेंडमेंट से आया है 1992 में। अब ये ऐड हुआ है 74th अमेंडमेंट के बाद। अब इतना तो कंफर्म लग रहा है। अब ये देखो 12th शेड्यूल के बारे में मैंने बता दिया। अब देखो, अब हम लोग बोल रहे होगे मतलब इतने सारे बात हम लोग किया, अभी आप सोच रहे होगे कि इतना हार्ड टॉपिक को हमने कैसे कवर कर लिया। भाई देखो, इतनी बड़ी हार्ड टॉपिक मतलब कितना बड़ा संविधान है हमारा, आप जानते होगे। उस संविधान के कितने बड़े टॉपिक को आपने अपने दिमाग में रिमेंबर कर लिया। सोचो, अब देखो मतलब तुम लोग अपना बिना मतलब ऐसे बातों पे ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मैं तो बोल रहा हूँ आप लोग कृपया करके ओवर थिंकिंग ना करें। ओवर थिंकिंग से कॉन्फिडेंस का लॉस होता है, तो ज़्यादा ना सोचें, ट्रस्ट करें। मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपका टाइम वेस्ट ना करे। आज के लिए अगर कोई गुरु मंत्र मैं देना चाहता हूँ तो सिर्फ एक ही गुरु मंत्र देना चाहता हूँ, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो और डरो मत किसी भी चीज़ से। अच्छा समय आएगा, आप लोग का भी सब कुछ अच्छा होगा और आप हर एग्ज़ाम में सफल होंगे। आप अपने पे विश्वास रखें और मुझ पे भी विश्वास रखें, और कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपके सपोर्ट से ही आगे की वीडियो तैयार होंगी, क्योंकि बिना कॉन्फिडेंस के मैं भी कुछ नहीं कर सकता, और मुझे कॉन्फिडेंस देने वाली चीज़ होती है लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो जितने ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और जितने ज़्यादा लोग इस मुहिम का साथ देंगे, ये एक तरह का मुहिम है जिसमें मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हर किसी का जितना भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को। क्या जो लॉ का, LLB का जितना भी डिटेल है, जितना भी कॉलेज का LLB के अलग अलग पार्ट हैं उसकी स्टडी कराऊँगा।
और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग 12th के 11th के मैं कुल मिला के आप लोगों का अच्छा खासा स्टडी बेटर करा दूंगा। बस इतना याद रखें कि वीडियो का इंतज़ार करें, थोड़ा धैर्य रखें। आप लोगों के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि बहुत बहुत थैंक यू। अगर मैंने कुछ इसमें जो भी मैंने वीडियो बनाई है इसमें कुछ त्रुटियां होंगी या कुछ गलत होगा या आपको कुछ बुरा लगा होगा, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और अगर त्रुटियां हुई हैं तो उसे इग्नोर करें। अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो और अच्छी बात है, लेकिन इग्नोर करते हुए जो गलतियां हुई हैं उस त्रुटि को कमेंट में भी बताएं और मैं उसको स्वीकार करता हूं। अगर कुछ गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा करिए। बस मैं इतना कह सकता हूँ और इससे ज़्यादा ये कह सकता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग का लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका व्यूज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ चैनल बनाने नहीं आया हूँ। अगर चैनल बनाने आता तो मैं एडिटिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस करता, मेरे वीडियो को और ज़्यादा एनिमेटेड बनाता, लिखावट में असर देता, आपको ऐसा महसूस कराता कि मैं नॉलेज नहीं, मैं चैनल बनाने आया हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं चैनल बनाने नहीं आया हूँ यहाँ पास। मतलब चैनल को ग्रो कराना, इसमें मेरा ये सिद्धांत नहीं है कि मैं इसमें अर्निंग का कोई सिद्धांत है। यहाँ पास मैं आपको नॉलेज जो मेरे पास है उसका मैं एक यूज़ कर रहा हूँ कि आप लोगों का लाइफ बेटर हो, फॉर योर ब्राइटर फ्यूचर। तो कृपया करके ट्रस्ट करें और थैंक यू। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे। माँ शीतला गुरुकुल एकेडमी की तरफ से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद।